संपूर्ण जानकारी लें। तो इसी बीच मनीष जी, मैं आपसे थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, कुछ बातें हम करना चाहेंगे जब तक कि आप सेशन स्टार्ट करें, उसी दौरान हम कुछ बातें करते हैं। की शुरुआत करते हैं। और माई सेल्फ मनीष बेनीवाल फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, पिछले 30 साल से जो है मैं कम्युनिटी बिल्डिंग के सेक्टर में हूँ। क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। 2009 से जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और 2013 के बाद से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं गेन करता गया। और बढ़ते क्रम में जब एमएसटी ब्लॉकचेन से मुलाकात हुई तो जिज्ञासा जो है तब तक इतनी बलवती हो चुकी थी कि मैंने ज्यादा समय नहीं गवाते हुए इसकी कंप्लीट स्टडी, मात्र जब मुझे ये मिला उसके 2 से 4 घंटे के अंदर मैंने इसकी स्टडी करके और इसको इमीडिएट एक्शन लेते हुए मैंने इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो आज हम जो है वो एक बिल्कुल अलग अंदाज में जानेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन सी क्या होती है और उनका क्या काम होता है। उसके बाद में हम एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं, क्या आने वाला फ्यूचर है, क्या क्या चीजें जो है वो इस इकोसिस्टम का पार्ट है, वो उन सभी चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी जो है वो यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। वन बाय वन जो है हम एक बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी पुराने टाइम से जो है वो इस तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व हूँ, और पुरानी टेक्नोलॉजी जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, लेकिन पुरानी जो अच्छी चीजें थी उन चीजों को भी मैं साथ में लेके चलता हूं। तो मैं यहाँ पे आपको आज एक बेसिक जो तरीका होता है, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे जैसे चीजें समझाई जाती हैं वैसे यहाँ पे जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है आपको सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। वन बाय वन जो है वो आप बने रहे मेरे साथ में। यहाँ पे पुनीत जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या जी, मेरी आपका स्क्रीन जो है वो शेयर होने लग गई है क्या? जी पुनीत जी, क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल। ओके, 1 मिनट। तो सबसे पहले जो है हम जो है मैंने जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन कर रखी हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ बहुत सारी जानकारियां शेयर करने के लिए मैंने की हुई है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बिल्कुल एक बेसिक जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन्स जिनकी बात हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ब्लॉकचेन जो है होती क्या चीज है और किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर ही। ब्लॉकचेन जो है वो उसका सीधा सीधा अपन कहें क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ब्लॉकचेन क्या चीज होती है? ब्लॉकचेन एक जो है डाटा स्टोरेज करने की सबसे एडवांस या सिक्योर टेक्निक का नाम है ब्लॉकचेन, जिसके अंदर जो है वो सारा का सारा जो डाटा है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर जो है बटा होता है। और ये ब्लॉक्स जो है वो एक दूसरे से एक अदृश्य चेन से जो है वो बंधे रहते हैं। सबसे पहले जब कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर के साथ में जो है वो डाटा का भी उदय हुआ, यानी कि जो भी रिकॉर्ड उस पर रखा जाता था, जो डाटा स्टोर किया जाता था, जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी, उसको हम कहते हैं डाटा। जैसे बैंक के अंदर आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक डाटा है। आपका आधार सेंटर में आपका जितना भी सभी लोगों का रिकॉर्ड है वो एक डाटा है। तो इस तरह का जो भी डाटा होता है वो उसकी सबसे बड़ी जो एक उसके साथ में समस्या रहती है वो उसकी सिक्योरिटी से लेकर जो है वो सबसे बड़ी चिंता जो रहती है वो रहती है जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो कहीं हैक ना हो जाए, उसमें कुछ जो है वो मन मर्जी से कोई एडिटिंग ना कर दे, कोई उसको डाटा को जो है उसका मिस यूटिलाइजेशन ना करे। तो इसके लिए जो है वो काफी टाइम से जो है वो इस के ऊपर माथापच्ची की जा रही थी, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था। क्योंकि डाटा तो स्टोर करने की टेक्निक्स जो है वो आ गई थी, डिफरेंट तरीके से डाटा स्टोर होता था, लेकिन डाटा की सिक्योरिटी, डाटा की प्राइवेसी और डाटा जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई उसमें फेर बदल ना कर सके। जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि बैंक के जो ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय है वो जो है वो आपके अकाउंट चेक भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो मन मर्जी से उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन ना कर लें, इस तरह की कोई चीजें यानी जो पॉसिबल हो सकती है, जो भी यानी कि डाटा ब्रीच हो सकता है, डाटा के अंदर एडिटिंग पॉसिबल ना हो, इस तरह की चीजों के ऊपर जो है काफी लंबे समय से विचार चल रहा था। और
90 के दशक में जो है वो एक काफी सारे जो है टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस पे दिमाग लगा रहे थे, और एक टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे जो है वो उदय होना शुरू हुआ, जिसका नाम था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जिसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जो सबसे पहली चीज ये थी कि डाटा जो है वो कहीं भी एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती। डाटा छोटे छोटे इस तरह के जो मैंने ये ब्लॉक्स बनाए हैं, इस तरह के ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी एक ब्लॉक के अंदर नहीं होती, और डाटा जो है वो, ये ब्लॉक्स जो है वो एक अदर से चेन से जो है वो बंधे रहते हैं, और इसीलिए इसका नाम जो है ब्लॉक चेन कहा जाता है। तो पहली बात तो कि पूरा डाटा एक ही जगह पे एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर नहीं होता, अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में होता है। फिर अगली चीज जो है वो ये है कि ये सारा का सारा जो डाटा है वो एक ही कंप्यूटर या एक ही स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर नहीं होता। उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट जो है अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस, जिनको हम जो है डाटा के नोड्स भी कह सकते हैं, और यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली। यानी कि जैसे हम, लेजर मतलब बही खाता, यानी कि सारी एंट्री एक ही बही खाते में नहीं होती। एक बही खाता अगर कहीं खो गया तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारी की सारा डाटा जो है वो जा सकता है। और अगर हमारे कोई भी व्यापार है उस पे हमने एक मुनीम रखा हुआ है और एक ही बही खाता लगाया हुआ है, मुनीम ने जो है उसमें कुछ भी एंट्री अपनी तरफ से एक जीरो किसी एंट्री के अंदर ऐड कर दी, घटा दी, या एक पेज ही पूरा गायब कर दिया, बहुत सारी एंट्री जो उसमें नोट डाउन नहीं की, तो उन चीजों को भी जो है हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये ब्लॉकचेन के अंदर जो रहता है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रणाली, यानी कि एक ही एंट्री जो है बहुत सारे अलग अलग नोड्स के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड होती है, स्टोर होती है। इसलिए जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो किसी एक ही ब्लॉक के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन बटी होती है। दूसरी बात, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रखी होती, एक ही नोड के अंदर नहीं रखी होती, डिफरेंट जो है वो नोड्स के अंदर रखी होती है। और ये जो सर्वर के जो नोड्स हैं इसके अंदर सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग बहुत सारे नोड्स के ऊपर स्टोर होने की वजह से जब भी कोई जानकारी की जरूरत होती है तो कम से कम 5-6 जगह से वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है। क्योंकि गड़बड़ एक जगह पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये सारे के सारे नोड डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, सारे के सारे जो है नोड अलग अलग जगह पे होते हैं, और ये सारे के सारे नोड से जब इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है तभी उसको एक्चुअल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो माना जाता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन जो है बेसिकली जो है वो एक डाटा को स्टोर करने का सबसे सेफेस्ट और एडवांस मीडियम है। इसी के साथ जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो के हजारों अलग अलग और भी काम हैं, और उसमें से एक जो काम जिसको हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो है क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी इसके साथ में जनरेट हो सकते हैं। जो डिफरेंट ब्लॉक्स बनते हैं उनके साथ में डिफरेंट जो है वो क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी जनरेट किए जा सकते हैं, जो बिल्कुल यूनिक होते हैं। और हर ब्लॉकचेन जो है जो आज की डेट में प्रचलित है, जो भी यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स में जरूरी नहीं होता कि उसका कोई नेटिव कॉइन हो, लेकिन जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं उनका एक नेटिव कॉइन होता है, एक जो क्रिप्टो कॉइन रहता है, उनका क्रिप्टो जो टोकन रहता है, जो नेटिव कॉइन रहता है, वो हर ब्लॉकचेन का अपना अलग अलग होता है। और वो बनाया किस लिए जाता है कि उस ब्लॉकचेन के पीछे जो भी उसके डाटा को स्टोर करने के लिए, उसके ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करने के लिए जितना भी पीछे एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको एनकैश किया जा सके, और यानी कि गैस फीस के रूप में जो है वो उसका नेटिव कॉइन जो है वो यूज होता है। और उन कॉइन्स को जो है हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी से या जो है हमारी फिएट करेंसी से जो है उन नेटिव कॉइन्स को जो है हम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो ब्लॉकचेन सबसे जो पहली एक तरीके से जो पब्लिकली पॉपुलर हुई, और जो पहला कॉइन जो सबसे पब्लिकली पॉपुलर हुआ, उस कॉइन का नाम आप सभी लोग जानते हैं, उस ब्लॉकचेन का नाम जानते हैं। उस ब्लॉकचेन का नाम है बिटकॉइन, और उसका जो नेटिव टोकन है इस ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन नाम की ब्लॉकचेन का, वो है बीटीसी, जिसकी कीमत जो है वो जीरो से बढ़ते बढ़ते आज जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। 1 लाख डॉलर से जो है उसकी कीमत जो है वो ज्यादा हो चुकी है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 की वैश्विक मंदी के बाद में, जब अमेरिका के ज्यादातर बैंक ध्वस्त हो रहे थे। तब जो है वो सतोशी नाकामोटो नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, जो खैर उसका एक्चुअल नाम नहीं है, उसके उसने सोचा कि एक जो है वो ऐसा पेमेंट सिस्टम जो है वो इजाद किया जाए जिसके अंदर जो है
वो इस तरह की सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, बैंक जैसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की जरूरत नहीं हो, लोग डायरेक्टली एक दूसरे को पी टू पी जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सके, और वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल पब्लिक लेजर में हो, और उसको ट्रेस किया जा सके, हर कोई देख भी सके, और साथ ही साथ जो है वो उसका पता भी नहीं हो कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो किससे किसके पास में गई है, वहां पे नाम का, आइडेंटिटी का कोई उल्लेख नहीं हो। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले जो है बिटकॉइन की शुरुआत हुई। और आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो है बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन और बहुत सारे, और जितनी ब्लॉकचेन्स हैं उससे बहुत गुना ज्यादा, यानी लाखों की तादाद में आज के डेट में जो है वो कॉइन्स हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे कॉइन जो है वो अच्छे कॉइन्स की श्रेणी में नहीं आते, या सारे कॉइन जो है वो नेटिव कॉइन, मदर कॉइन की श्रेणी में नहीं आते। हर ब्लॉकचेन का सिर्फ एक ही जो है वो नेटिव टोकन होता है, मदर कॉइन होता है, और वही जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉइन होता है। बाकी जितने भी मार्केट के अंदर जिनको हम कॉइन कहते हैं, वो एक्चुअल में किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन मात्र होता है। तो आप अगर देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप पे जाके या किसी भी जगह पे जाके जहाँ पे कॉइन की जो है प्राइसिंग या कॉइन का जो है डाटा आपको दिखता हो, तो वहां पे जो टॉप 10 जो आपको कॉइन दिखते हैं वो किसी ना किसी ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स हैं। उसमें कुछ जो है वो स्टेबल कॉइन्स भी आपको नजर आएंगे, लेकिन जितने भी जो है उसमें टॉप रैंकिंग में आएंगे, मोस्टली जो है आपको जो है वो किसी ना किसी ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन्स के रूप में नजर आएंगे। तो इसलिए जो है वो हर कॉइन जो है वो एक अच्छे कॉइन की श्रेणी में, या जिसका फ्यूचर जो है ब्राइट की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन वो कॉइन्स जिनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, उनका फ्यूचर जो है ब्राइट जो है वो माना जा सकता है, ब्राइट देखा जा सकता है, ब्राइट सोचा जा सकता है। ऐसा ही हमारा भी कॉइन जो है, हमारी ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, उसका कॉइन जो एमएसटी सी कॉइन जो है वो भी एक नेटिव टोकन है और मदर कॉइन है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का। अब अगली चीज की बात करें कि जो नई नई ब्लॉकचेन जो है उसके बाद में आई, या नई नई ब्लॉकचेन्स की जरूरत क्या थी। क्या होता है कि समय के साथ में जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो जाती है, कुछ नई जरूरतें पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में नई नई ब्लॉकचेन्स का जो है समय के साथ साथ जो है उद्भव होता चला गया। और उसमें से एक प्रमुख ब्लॉकचेन आई ई, जिसको आप जो है वो क्या, किस नाम से जानते हैं, इथेरियम के नाम से। और इथेरियम ने वास्तव में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारे सुधार किए। पहले जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ब्लॉकचेन्स काम करती थी। इथेरियम ने पहली बार जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक का एक कंसेप्ट खोजा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बहुत ज्यादा जो हैवी खर्चा पहले होता था, वो सारा का सारा रुक गया। और इथेरियम के अंदर जो है वो इन्होंने एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किए, जिनको आज जो है वो ईवीएम स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। और आज की मोस्टली जो ब्लॉकचेन्स है वो ईवीएम कॉम्पेटिबल ब्लॉकचेन्स कही जाती है, यानी एक ही उसी पैटर्न के ऊपर आजकल ज्यादातर जो है ब्लॉकचेन्स जो है वो डिजाइन की जाती है, जिससे कि एक ब्लॉकचेन पे बना हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, वो भी एक ईवीएम कॉम्पेटिबल ब्लॉकचेन है, यानी जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उसके ऊपर, जो लेटेस्ट मानकों के ऊपर खरा उतरने वाली हमारी ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे बात करें कि अब हमारी ब्लॉकचेन जो है उसमें नया जो है वो क्या चीज है, और हमारी ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर जो है खासियतें क्या है। तो हम बात करें, जो हमारी ब्लॉकचेन का नाम है एमएसटी ब्लॉकचेन, और हमारी ब्लॉकचेन जो है उसका जो मैंने आपको बताया कि नेटिव टोकन है, उसका नाम है एमएसटीसी। हमारी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन है, इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन जो है बहुत सारी होती हैं, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, और तो लेकिन जो लेयर वन ब्लॉकचेन होती है वो बिल्कुल एक बेस बेस लेवल की ब्लॉकचेन होती है, जिसके ऊपर सारी की सारी इमारत खड़ी होती है। तो यानी सबसे प्राइमरी जो जरूरी होती है वो सबसे पहली होती है लेयर वन ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर सब कुछ चीजें जो है बनाई जा सकती हैं, डिप्लॉय की जा सकती हैं। और जो लेयर टू ब्लॉकचेन है वो लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करती हैं, यानी कि पहली मंजिल या नींव का पत्थर जो है वो लेयर ब्लॉकचेन से होती है। तो इंडिया की पहली जो है वो लेयर वन ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो माइंड जो है वो बहुत है, ब्रेन यहाँ पे बहुत है। इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने जो है वो
इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर भी कमियों को खोजते हुए एक लेयर 2 ब्लॉकचेन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए पॉलीगन नाम की ब्लॉकचेन जो है वो बनाई, और वो भी हमारे इंडिया के ही डेवलपर्स के द्वारा बनाई गई है। तो इंडिया के अंदर जो है वो डेवलपर्स की, ब्रेन की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी जो है काफी टाइम पहले जो है वो ब्लॉकचेन के महत्व को समझा, और काफी लंबे टाइम से जो है इस चीजों के ऊपर जो है वो काम चल रहा था। आपको दिखा भी दूं कि इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बारे में जो है काफी लंबे टाइम से सीरियस है, और ब्लॉकचेन अडॉप्शन के लिए जो है वो काफी लंबे टाइम से काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, एक मैंने ब्रोशर ओपन किया है जो इंडिया के अंदर जो है ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के लिए जो है, ब्लॉकचेन फॉर गवर्नमेंट। तो इसके अंदर आप जो है वो देख पा रहे हैं 2020 का डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्लॉकचेन जो है वो कहाँ कहाँ काम आने वाली है। व्हाट इज, इसके अंदर जो है ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया गया है। बैकग्राउंड, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन यूज केसेस इन गवर्नमेंट। आप देख पा रहे हो कि ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो हमारी अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग की डेट्स का जो डाटा है वो भी आज के टाइम में ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर किया जा रहा है। हमारे बच्चों के जो 10th और 12th के सीबीएसई के जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी आज की डेट में पिछले 3 साल से ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो स्टोर किए जा रहे हैं। तो इस तरह की ये जो है बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स, स्टेज एक्साइज, सप्लाई चेन, ये जो है जितने भी क्या कहते हैं मेडिकल से रिलेटेड जो सप्लाई चेन है, औषध के नाम से जो है उसके मैनेजमेंट के लिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम के लिए, हर जगह जो है वो ब्लॉकचेन का यूज होना है। तो ये हमारे उस टाइम के जो 2020 के आसपास के जो मैती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्टर थे, और ये उन्हीं का ही जो है वो आप यहाँ पे जो है रविशंकर प्रसाद जी का ये मैसेज देख रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो है अगर किसी को चाहिए तो मैं आप लोगों के ये साथ शेयर कर दूंगा। ये जो हमारे जितने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो राज्य मंत्री और जितने भी जो है वो वहाँ के सचिव वगैरह भी, उन सबके ये आप जो है वो लेटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही जो है वो इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, और गवर्नमेंट ने एक अलग से भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक अलग से डिपार्टमेंट भी है जिसका नाम है एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया के अंदर जो है वो जब कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो रही थी उस टाइम पूरे इंडिया का जो है वो कंप्यूटराइजेशन करना, और इंडिया के जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह है उनके सॉफ्टवेयर्स को विदेशों तक पहुंचाने का जो है वो काम किया। आज की डेट में जो एसटीपीआई जो है उसके पूरे भारत के अंदर ऑफिस है, और वो आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज को भी प्रमोट करने के लिए उन्होंने अलग अलग अपने डिपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे एआई, वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उसी कड़ी में जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करने के लिए अलग से एसटीपीआई के अंदर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बहुत सारी नई ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीजों का, सॉफ्टवेयर का जो है वो इंक्यूबेशन होता है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, उसका भी जो इंक्यूबेशन जो हुआ था, जो स्टार्टिंग हुई थी, जो यानी कि शुरुआती चरण में उसका जो निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो भी एसटीपीआई के गाइडेंस में, एसटीपीआई के दिशा निर्देशन में, जो सेक्टर 18 गुरुग्राम का जो ऑफिस है एसटीपीआई का, वहां से इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। और हमारी ब्लॉकचेन जो है इंडिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। इंडिया के जो नॉर्मल बेसिक जो नियम है, कंपनी लॉ है, जो जीएसटी से रिलेटेड लॉ है, जो टीडीएस से रिलेटेड लॉ है, जितने भी जो प्रिवेलिंग लॉ ऑलरेडी हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे भी आपने देखे होंगे, काफी सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी पहले से देख रखी होंगी। हमारी जो कंपनी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने देखा हुआ होगा। 28 अगस्त 2024 को हमारे इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो है इस कंपनी की स्थापना हुई थी। आप जो है यहाँ पे इसका सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जितनी भी तरह के जो भी गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेशंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो है यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हमारी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो, उसके ये सारे के सारे आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हम यहाँ पे वैलिडेटर्स भी जब इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ में, जब यहाँ पे हम फ्रैक्शन परचेज करके इन्वॉल्व होते हैं और
तो हमें भी जो है वो एक जीएसटी पेड इनवॉइस दी जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने पहला फ्रैक्शन जो परचेज किया था, ये उसी की इनवॉइस जो है वो आप देख पा रहे हैं। और तो ये कंपनी का यहाँ पे आप जीएसटी नंबर भी देख पा रहे हैं। हमें जीएसटी पेड इनवॉइस जो है वो इसकी मिलती है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी रिफंड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमें एक तरीके से जो इसके फ्रैक्शन सेलिंग से जो अर्निंग आती है, वो भी बिल्कुल एक नंबर में हमें टीडीएस डिडक्शन के साथ में आती है। उन चीजों के ऊपर हम आगे जो है वो चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन है। अब आगे बात करते हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन जो रहती है, वो बनने के बाद में अगली रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है? अगली रिक्वायरमेंट रहती है उसकी कम्युनिटी। उसको, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन को जो है वो अगली रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है लोग। क्योंकि सबसे पहले किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन का नेटिव कॉइन हो या कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसका जो भी नेटिव कॉइन है उसकी वैल्यू होती है 0। और क्योंकि वो अभी जो है वो पॉपुलराइज नहीं हुआ है, अभी जो है बिल्कुल नया है, तो जो है उसको सबसे पहली जरूरत रहती है कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए सारी ब्लॉकचेन जो है वो क्या करती हैं? सबसे पहले जो है वो एयर ड्रॉप का सहारा लेती हैं। सबसे पहले एयर ड्रॉप के रूप में कुछ कॉइन्स जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर किए जाते हैं। और हमारी ब्लॉकचेन ने भी जो है वो अक्टूबर तक जो है वो हमारा एयर ड्रॉप प्रोग्राम चलाया था। लगभग 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के करीब लोगों ने जो है वो इस एयर ड्रॉप प्रोग्राम का जो है वो फायदा उठाया। और यहाँ पे कम्युनिटी जो है बिल्ड हुई। और उसके बाद में बात करें कि सिर्फ जो है वो कॉइन्स अर्न करने का तरीका जो है सिर्फ एयर ड्रॉप ही नहीं होता। कॉइन्स अर्न करने के जो है सेकेंडरी जो तरीका होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, वो तरीका होता है उसके वैलिडेटर बन के भी हम जो है उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। जैसे वैलिडेटर क्या होता है? जो किसी भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, अप्रूव करता है और स्टोर करता है, उसको कहते हैं वैलिडेटर। और वैलिडेटर के पीछे जो है वो एक तरीके का हार्डवेयर सेटअप भी होता है, टेक्निकल काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम जो है बिल्कुल एक डिफरेंट वैलिडेशन प्रोग्राम है दुनिया से, और बिल्कुल हमारे लिए सिंप्लीफाइड मॉडल है। तो यहाँ पे बात करें कि दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके सभी के जो है वो वैलिडेटर्स रहते हैं। तो पहले के जो शुरुआती जो ब्लॉकचेन थी, यानी कि अपन बात कर रहे थे बिटकॉइन की, तो उसके जो वैलिडेटर थे उनको तो जो है वो फिजिकल सेटअप काफी बड़ा लगाना पड़ता था। हार्डवेयर मशीनरी जो है काफी बड़ी लगानी पड़ती थी। प्रूफ ऑफ वर्क से जो है वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते थे, और उनको जो है बिटकॉइन जो है वो वैलिडेटर रिवार्ड्स के रूप में मिलते थे। उसके बाद में जब प्रूफ ऑफ स्टेक का जमाना आया, तो इसके अंदर भी जो है वो आपको काफी सारे कॉइन्स जो है वैलिडेट बनना, प्रोसेस क्या रहता है उसके लिए जो है आपको काफी सारे कॉइन्स जो है वो स्टेक करने पड़ते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन के अंदर काफी सारे कॉइन जो है वो स्टेक भी करने रहते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो हार्डवेयर सेटअप भी लगाना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको लिनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो भी नॉलेज होना चाहिए। यानी काफी सारा हार्डवेयर सेटअप भी चाहिए आपको, जिसमें आपका जो है वो काफी बड़ा खर्चा होता है। और आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए नोड सेटअप करने के लिए। और आप उसके बाद में किसी ब्लॉकचेन के जो है वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करना शुरू करते हैं, और उस ब्लॉकचेन के आपको जो है वो नेटिव कॉइन्स जो है वो रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए जो है वो हमारे फाउंडर्स ने बहुत ही इजी जो है इन चीजों को कर दिया है। अगर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको वैलिडिटी चेक करना चाहें तो आप जाके जो है वो किसी भी जो है वो जो अपना आप कोई भी चैट जीपीटी जैसा या ग्रोक जैसा कोई भी एआई टूल यूज करते हो, उससे भी आप जाके जो है ये चीजें पूछ सकते हैं कि वैलिडेटर बनना हमारे यहाँ तो कितना आसान है कि ये जस्ट हम पे करते हैं और एक छोटी सी अमाउंट फ्रैक्शन परचेज करने के लिए, और हम वैलिडेटर बन जाते हैं। हमें कोई नोड सेटअप नहीं करना, हमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं चाहिए। लेकिन एक वो सारा का सारा काम हमारे ब्याह पे जो है वो हमारी कंपनी और हमारे फाउंडर्स कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम कर रही है। लेकिन वैसे अगर किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना हो तो आप जो है वो यहाँ पे मैंने ये आपके सामने जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो डाला हुआ है। वैलिडेटर बनने के दो मेन तरीके, और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर कैसे बना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख पा रहे हो कि मिनिमम एक स्टेकिंग रिक्वायरमेंट रहती है, हर ब्लॉकचेन की अलग अलग रहती है। और आपके पास में
24 घंटे एक हाई स्पीड जो है वो इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, वीपीएस चाहिए, डेडिकेटेड मशीन चाहिए, और बेसिक लिनक्स की नॉलेज भी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, आप देखो कि हमें बड़ी आसानी से यहाँ पे वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है। और हो सकता है कि इस चीज को हम जो है वो थोड़ा हल्के में ले रहे हो अगर, लेकिन आप कंपेयर करोगे कि दुनिया की जो ब्लॉकचेन्स है उनका वैलिडेटर बनना कितना मुश्किल काम है, तब आपको हमारी अहमियत का जो है पता चलेगा। जैसे कल ही कोई एक व्यक्ति जो है एक स्टोरी सुना रहा था कि उसको प्यास लगी थी, वो नदी पे गया, बहुत जबरदस्त प्यास लगी थी, और उसने पहला घूंट पिया और कहा वाह, आनंद आ गया। उसके बाद में दूसरा घूंट पिया, आनंद आ गया। तीसरा घूंट पिया, आनंद आ गया। पानी के अंदर एक मछली थी, उसने कहा कि मैं तो 24 घंटे इस पानी के अंदर रहती हूँ, मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं। तो उसने जो है उस मछली को पकड़ा, बाहर निकाला, किनारे पे फेंका, और मछली जो है बिना पानी के तड़फड़ाने लगी। और फिर उसने जो है वापस उसको पानी को मछली में डाला कि अब तुझे पानी की वैल्यू पता चली क्या। यानी कि हम जब बाहर जाके देखेंगे ना, एमएसटी से बाहर जाके जब देखेंगे कि वैलिडेटर बनना कितना मुश्किल है, तब हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कितना आसान यहाँ पे हमारे जो है, हम हाईली थैंकफुल होंगे हमारे फाउंडर्स के लिए कि हमारे लिए कितना आसान उन्होंने इस चीज को कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हार्डवेयर सेटअप वगैरह भी क्या चाहिए, 4 कोर का सीपीयू चाहिए, रैम कम से कम जो है वो 8 से 16 जीबी, 500 जीबी से 1 टीबी की एसएसडी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी बिल्कुल एक छोटा सा नोड किसी ने ऑपरेट करना हो, बिल्कुल एक छोटा सा नोड, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लिनक्स चाहिए। और वीपीएस कॉस्ट भी जो है 3-4 हजार रुपए महीने की उसको जो है रेंट पे करना पड़ेगा वीपीएस के लिए। और इस तरह से जो है वो एक जो है वो प्रैक्टिकल नोड जो है वो सेटअप होता है। और जो है वहां पे अलग अलग ब्लॉकचेन के अंदर रिवार्ड भी जो है वो एपीआर, यानी कि एनुअल जो है वो प्रॉफिट रिटर्न्स जो है वो पॉसिबल रिटर्न्स कितने को हो सकते हैं, वो 12, 15, 18% के आसपास ही। लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो बहुत, हम जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पे न तो इतना टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ना कोई हार्डवेयर सेटअप चाहिए, और बहुत इजीली हम जो है इसके फोल्डर्स के इसके वैलिडेटर बनते हैं। तो वो वैलिडेशन प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर ब्लॉकचेन के डाटा को, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए डिफरेंट जो है वो नोड्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ी स्टोरेज, एक तरीके से सर्वर के बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। और इस स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर जो है वो हार्डवेयर सेटअप लगा होता है, और इसको जो है वो रन करने के लिए काफी सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक नोड जो है वो काफी बड़ा या कॉस्टली हो सकता है। जैसे हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो नोड लग रहे हैं वो लगभग 7 करोड़ मिनिमम प्राइसिंग से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो हर आदमी की कैपेबिलिटी में नहीं है। लेकिन हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने जो है आम भारतीय तक इसकी पहुंच बनाने के लिए एक नया तरीका जो है वो अपनाया, एक नई टेक्नोलॉजी का अपनाया, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन। फ्रैक्शनलाइजेशन यानी कि किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। हम एक पूरी बिल्डिंग तो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक फ्लैट खरीद सकते हैं। तो और उस फ्लैट का जो है हमें क्या होता है कि कीमत भी बढ़ती है उसकी समय के साथ, और साथ साथ उसका किराया भी आता है। वैसे ही आप समझ सकते हैं कि पूरे नोड का एक छोटा सा हिस्सा जो है एक फ्लैट है एक पूरी बिल्डिंग के अंदर। या जैसे हम टाटा मोटर कंपनी को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उसके 2, 4, 5 शेयर खरीद सकते हैं, और अपनी मर्जी से जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है तो वो 100 शेयर खरीद ले, 200 खरीद ले। वो एक तरीके से उसका फ्रैक्शनलाइजेशन ही है, उसका जो है उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारे नोड के भी जो है फ्रैक्शन किए गए, हर नोड के 70 हजार जो है वो फ्रैक्शन किए गए। पहले शुरुआत में जो है वो 1 हजार रुपए से हमारे फ्रैक्शन की कीमत शुरुआत हुई, और उस हिसाब से जो है एक नोड की कीमत जो है वो 7 करोड़ रुपए बैठती थी। और विद जीएसटी ये 1180 रुपए के आसपास जो है कॉस्टिंग से हमारे फ्रैक्शन की शुरुआत हुई। और उसके बाद में इसमें एक प्राइस मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसके हिसाब से प्राइस जो है वो धीरे धीरे फ्रैक्शन का जो है बढ़ता चला जाता है। आज हमारे ब्लॉकचेन का जो फ्रैक्शन का जो प्राइस है, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा शेयर, एक इस बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा फ्लैट हम खरीद के जो है वो इसके एक तरीके से पार्टनर बन सकते हैं इस ब्लॉकचेन के। और मिलेगा क्या, जैसे शेयर के अंदर आपको क्या है कि शेयर, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, वो एक फ्रैक्शन ही खरीदा आपने उस कंपनी का, उस शेयर भी है, और साथ में डिविडेंड भी आपको मिलता है। और
या आपने फ्लैट खरीदा है तो उस फ्लैट का प्राइस भी बढ़ रहा है और उसका किराया भी आपको निरंतर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम जो फ्रैक्शन जो खरीदते हैं जिसकी कीमत आज लगभग बढ़ते बढ़ते जो है वो विद जीएसटी 2300 रुपए से प्लस हो चुकी है। और तो यानी कि धीरे धीरे जो है वो जिन लोगों ने शुरू में खरीदा था 1000 रुपए प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपए, आज कीमत बढ़ते बढ़ते 2300 रुपए से क्रॉस हो चुकी है। और साथ साथ जो है वो यानी कीमत भी बढ़ रही है, प्लस हमें डेली जो है वो वैलिडेटर रिवार्ड के रूप में जो है कुछ कॉइन्स भी यहाँ पे मिलते हैं। और ये मिलेंगे कब तक, वैलिडेटर रिवार्ड के रूप में कॉइन्स मिलते कितने हैं, मिलेंगे कब तक, उसके ऊपर भी अपना भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है पे हमारे पास में बहुत सुनहरा मौका है कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का हमें मौका मिल रहा है इंडिया के अंदर। बिल्कुल जो है नॉर्मल, हमें सिर्फ दो तीन चीजें चाहिए। हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, हमारे पास में आधार कार्ड होना चाहिए, हमारे पास में एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो है वो किसी नई चीज को अपनाने का एक जज्बा होना चाहिए। सिर्फ इतनी चीजें चाहिए और हम यहाँ से बहुत बड़ी आगे आने वाली जो है अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्टिसिपेट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो अभी जो वैलिडेटर बन रहे हैं उनको डेली आ रहे हैं कितने नेटिव कॉइन आ रहे हैं, कोई बताएगा क्या? 10 पॉइंट, पुनीत जी, लगभग जी जी 10.268। और जो है वो तो अभी ये किस तरीके से जो है वो हमें कब तक मिलेंगे ये कॉइन, जितने भी लोग फ्रैक्शन यहाँ पे परचेज कर रहे हैं उनको आगे आने वाले जो है कितने साल तक, 20 साल तक जो है यहाँ पे कॉइन्स जो है वो मिलने वाले हैं। यानी कि इस ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी 2024 के अंदर, 2044 तक हमारा जो है लास्ट कॉइन जो है वो मिंट होगा। तो 2044 तक हमें इस रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर जो है पार्टिसिपेशन जो है वो मिलने वाला है। और ये जो है हमें किस तरीके से कॉइन जो है वो मिलते हैं, और ये क्या इतने ही मिलते रहेंगे या धीरे धीरे कम जी। होते हैं? मुनीष जी, बिल्कुल, आप क्योंकि कह जिस, रहे थे। हाँ जी, मैं कह रहा था कि अभी जो है वो करंटली जो है हमें कितने कॉइन जो है वो मिलते हैं। तो चलिए वो आगे हमको बढ़ते पर हैं उस डे पर टॉपिक से। सेकंड जो है अभी जो आ रहे हैं वो 10.57 ऐसा कुछ कॉइन आ रहे हैं अपने को, ओके, चलो साढ़े कोई दस। बात नहीं, मैं उसके कैलकुलेशन भी सभी के लिए इजी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है बात करें कि ये किस तरीके से जो है वो धीरे धीरे कम भी क्यों होते हैं, और ये कब तक मिलेंगे और आखिर में जाके हमें कितने मिलेंगे, वो थोड़ी सी एक कैलकुलेशन का सिंपल सिस्टम बिल्कुल इजी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे हमारे है वो जो ब्लॉकचेन है उसमें हर 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनता है। और जो छोटे छोटे ब्लॉक जो बनते हैं जिनमें डाटा स्टोर रहता है, हर हमारी ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक बनता था। हमारी ब्लॉकचेन बहुत फास्ट ब्लॉकचेन है, हमारी ब्लॉकचेन के अंदर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। और हर ब्लॉक के साथ में 200 कॉइन माइन होते हैं। तो 200 जो है वो कॉइन हर 3 सेकंड में माइन होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 3 सेकंड के अंतराल आ जाते हैं 20 बार। और यानी लगभग 4000 कॉइन जो है वो हर 1 मिनट के अंदर जो है हमारे यहाँ पे मिंट होते हैं। अगर इसी को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर दे 24, इसको मल्टीप्लाई कर दे हम जो है वो 60 से, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर जो है वो 2,40,000 कॉइन जो है वो माइन होंगे। और इसी को हम जो है अगर मल्टीप्लाई कर दे 24 घंटे से, तो यानी कि एक दिन के अंदर कॉइन कितने माइन होते हैं, 57,60,000 कॉइन जो हमारे डेली माइन होते हैं। एक हर 3 सेकंड के अंदर 200, और हर घंटे के अंदर जो है वो 2,40,000। और यहाँ पे टोटल जो है वो अपने 57,60,000 कॉइन जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो यहाँ पे माइन होते हैं। तो ये तो डेली माइन होने वाले कॉइन्स की संख्या जो है वो अगले इसी नवंबर की जो है वो 2026 के अंदर जो है हाल्विंग होगी, तब तक डेली इतने ही कॉइन माइन होने हैं। हर 2 साल बाद में हमारी ब्लॉकचेन की हाल्विंग होनी है, यानी कॉइन्स के बनने की संख्या आधी हो जाती है हर 2 साल बाद में। बिटकॉइन के अंदर 4 साल बाद में होती है, हमारे यहाँ पे 2 साल के बाद में होती है। तो यहाँ पे अभी जो डेली कॉइन जितने माइन हो रहे हैं 57,60,000, और हर नोड के अंदर कितने फ्रैक्शन होते हैं, 70,000। तो यहाँ पे अगर शुरुआत जब हुई थी तो 3 जो है नोड पूरे के पूरे जो है वो कंपनी ने जो है वो स्टार्टिंग फेज में अपने पैसे से इन्वेस्ट करके, और जो क्योंकि ब्लॉकचेन की जो शुरुआती जो गतिविधियों को शुरुआत करने के लिए डे वन से ही जो है वो नोड्स कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं। जो मिनिमम रिक्वायर्ड नोड थे 3, वो कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट से शुरुआत
की उसकी, और जो स्केलेबिलिटी के लिए, जो कंपनी के फंक्शनलिटी के लिए जरूरी थे। उसके बाद में चौथा नोड से जो है वो हमें पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, चौथा नोड ऑनवर्ड जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है जब चौथे नोड से शुरुआत हुई तो टोटल जो है वो कितने हो जाते हैं फ्रैक्शन? 70,000 गुना 4, 2,80,000 फ्रैक्शंस। तो एक फ्रैक्शन के हिस्से में कितने कॉइन आते थे? 20.57। और जैसे ही ये पांचवा नोड लाइव हुआ तो कॉइन हमें आने लग गए 16.45। जैसे ही छठा नोड लाइव हुआ कॉइन हमें आने लग गए 13.71। जैसे ही सातवां नोड लाइव हुआ हमें 11.75 कॉइन जो है वो आने लग गए। जैसे ही आठवां नोड जो है वो लाइव हुआ हमें 10 पॉइंट जो है वो 28 के आसपास जो है कॉइन जो है वो डेली आने लग गए। जैसे ही नौवां नोड लाइव होगा, आप इस चीज को समझें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितना जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर करते हैं, एक तो आपको प्राइस कम लगेगा फ्रैक्शंस का, दूसरा मिलने वाले कॉइन्स की संख्या भी ज्यादा रहेगी। नौवां नोड लाइव होते ही 9.14 ये कॉइन हो जाएंगे। 10वां नोड लाइव होते ही जो है वो ये 8.22 कॉइन हो जाएंगे। तो यानी कि धीरे धीरे कॉइन्स, मिलने वाले कॉइन्स की संख्या घटती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कीमत जो है वो फ्रैक्शंस की जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए जो है वो एक नई जानकारी आप लोगों को पिछले कुछ दिनों के अंदर मिली चुकी होगी कि हमारे जो है यहाँ पे टोटल जो है अब 21 नोड ही जो है एक बार के लिए जो सफिशियंट है एक ब्लॉकचेन को स्मूथली रन करने के लिए, जितने मिनिमम रिक्वायर्ड रहते हैं वो होते हैं 21 नोड्स। और उतनी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होने के बाद में एक बार के लिए जो है नोड सेलिंग प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट रही तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे 21 नोड्स जब सारे के सारे लाइव हो जाएंगे तो पर फ्रैक्शन के हिस्से में 3.91 जो है कॉइन आएंगे। अच्छी बात ये है कि अगर ये नोड की संख्या बढ़ती जाती तो मिलने वाले कॉइन्स की संख्या जो है वो घटती चली जाती। आगे आने वाले 20 साल में हमें जितने कॉइन जो है मिलने थे 42 नोड सेल होने के बाद में 21 नोड ही रहने से हमें मिलने वाले 20 साल के अंदर कॉइन की संख्या जो है वो लगभग जितने हमें मिलने थे, पॉसिबिलिटी जितनी थी उसका लगभग डबल हमें जो है वो कॉइन यहाँ पे मिलने वाले। ये एक बड़ा फायदा जो है वो नोड्स की संख्या 21 तक सीमित करने से हमें होने वाली है। तो ये है इसका जो है वो कॉइन मैकेनिज्म। दूसरा जो है कि हर 2 साल बाद में हाल्विंग होगी। जब ये मान लो कि ये अभी बिक जाते हैं नवंबर से पहले पहले तो 3.91 जो है हमें मिल रहे होंगे। उसके बाद में सबके लिए एक साथ ही जो है वो कॉइन्स की संख्या घटेगी, लेकिन वो घटा करेगी हर 2 साल बाद में। यानी कि इसका 50% हो जाया करेगा। जो भी पिछले साल मिल रहे, पिछले पहले मिलने शुरू हुए होंगे उसके बाद में वो बातें हम जो है वो कि ये तो हुआ कि हमें जो है यहाँ पे हम फ्रैक्शन होल्डर्स बन रहे हैं इसके। और फ्रैक्शन होल्डर बनना जो है बहुत ही टिपिकल चीज होती है किसी भी ब्लॉकचेन का, और बहुत ही सौभाग्य की बात होती है वैलिडेटर बनना जो है। तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल इजी जो है हमारे फाउंडर्स ने कर दिया, एक बहुत ही जो है वो आसानी से हर आदमी के पहुंच में ये चीज को जो है वो ला दिया। और अब बात करते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन सेलिंग के लिए जो है वो ऑनर्स जो है वो अपने एंड से तो उसको प्रचार करके जो सेल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जो है एक प्रॉपर एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बनाया गया। जैसे किसी भी चीज की जो है मार्केटिंग के लिए एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल रहता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद में सब फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, इस तरह से जो है एक पूरा जो है वो हायरार्की रहती है, एक पदानुक्रम रहता है। तो वो हमारे यहाँ पे भी जो है वो फ्रैक्शंस की सेल को गति देने के लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया गया, जिसके अंदर जो है आप अभी से आईएनआर के अंदर जो है बहुत अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। अर्निंग अपॉर्चुनिटी कंपनी को जो है फ्रैक्शन सेलिंग में सहयोग करके एक बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए यहाँ पे जो है वो डिजाइन की गई है। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ अब अगले 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसकी जो हायरार्की है, जो उसका पदानुक्रम है, यानी ऊपर से नीचे तक की जो पोजीशंस है, जो रैंक्स है, उनको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे जो है सबसे ऊपर जो अभी करंटली जो रैंक है वो है लेजेंड क्लब। और उसके बाद में जो है हमारे यहाँ पे है वॉरियर क्लब। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा आता है अवेंजर्स की रैंक जो है। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पे स्पाइडर की रैंक। और उसके नीचे
आती है हमारे स्पार्टन की रैंक, और उसके बाद में जो है इससे नीचे आता है जो है वैलिडेटर। तो यहाँ पे नॉर्मल किसी ने एक भी फ्रैक्शन खरीदा है वो कहलाता है वैलिडेटर। तो जो वैलिडेटर है, वैलिडेटर का कमीशन जो है उसकी शुरुआत होती है वैलिडेटर, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं। मैंने वी लिखा है, उसका मतलब है वैलिडेटर। वैलिडेटर जो है उसका जो है वो कमीशन का रैंक रहता है 5% का, यानी कि वैलिडेटर अगर किसी को रेफर करता है, स्पॉन्सर करता है, उसको इसके बारे में बताता है, और उसके बताने से कोई यहाँ पे फ्रैक्शन परचेज करता है, तो विदाउट जीएसटी वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर वैलिडेटर को जो है वो 5% डायरेक्ट कमीशन जो है वो मिलते हैं। उसके ऊपर की जो रैंक है वो यहाँ पे मैंने बताया कि स्पार्टन की रैंक है। स्पार्टन की रैंक जो है वो यहाँ पे 10% कमीशन की रैंक है। इसको अचीव करने के लिए क्या करना है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पार्टन बनने के लिए कि आपके नीचे कम से कम जो है 20 वैलिडेटर हो जाएं, यानी कि 20 लोग ऐसे हों जिन्होंने भले एक एक फ्रैक्शन खरीदा हो। वो जरूरी नहीं कि आपने सबको जो है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हो, आपने जिन लोगों को 2 4 5 लोगों को स्पॉन्सर किया उन्होंने आगे कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, और उनकी वजह से आपके जो है एंटायर ग्रुप के अंदर 20 लोगों ने फ्रैक्शन परचेज कर लिए। प्लस जो है वो एक टोटल जो है वो 1 लाख का अमाउंट भी जो है वो होना चाहिए, यानी 1 लाख के फ्रैक्शंस आपके नीचे जो है वो सेल हो जाएं, और 20 कम से कम जो है वैलिडेटर हो। 20 लोगों, उसमें से किसी ने एक फ्रैक्शन खरीदा हो सकता है, किसी ने 5 10 किसी ने 100 भी फ्रैक्शन खरीदे हो सकते हैं। तो ऐसे जो है वो 1 लाख का हमें सेल का टारगेट चाहिए और 20 लोग चाहिए, तो हम बन जाते हैं स्पार्टन, और स्पार्टन का रैंक हो जाता है 10%। 10% का मतलब हो गया कि डायरेक्ट हमारे स्पॉन्सर करने से कोई अगर फ्रैक्शन परचेज कर रहा है तो उसका सीधा सीधा हमें 10% कमीशन मिलेगा, और हमारे नीचे जितने भी ये 20 वैलिडेटर हैं इनके थ्रू अगर कोई सेल्स आती है, इनके थ्रू कुछ भी बिकता है, तो उनको तो 5% मिलना है, आपको ओवर एंड अबव जो है 5% उसमें से डिफरेंस कमीशन जो है मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करें कि अगली रैंक है हमारी यहाँ पे स्पाइडर की। स्पाइडर की रैंक वो 15% कमीशन की रैंक है, और इसको अचीव करने के लिए आपको 2 डिफरेंट लेग में 2 स्पार्टन चाहिए कम से कम, और टोटल बिजनेस जो है वो आपका 5 लाख का होना चाहिए। टोटल आपकी जो सेल्स है वो 5 लाख की होनी चाहिए, और 2 स्पार्टन आपके डिफरेंट 2 अलग अलग लेग्स के अंदर जो है वो होने चाहिए, तो आप स्पाइडर बन जाएंगे। और स्पाइडर का 15% का कमीशन का जो लेवल है, यानी कि डायरेक्ट कमीशन आपका यहाँ पे बढ़ के हो जाता है 15%। आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे 15% कमीशन आएगा। आपके नीचे जो भी स्पार्टन वाली जो लेग है दो, उनमें से आपको 5% का कमीशन का डिफरेंस आएगा, उनके नीचे जितनी भी सेल्स आएगी उससे 5% डिफरेंस आएगा। उसके अलावा आपकी और भी मल्टीपल लेग्स हो सकती हैं जिसमें अभी कुछ लोग जो है वैलिडेटरी ही हैं, तो उनसे आपको 10% का कमीशन का डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद में अगली बात करें कि यहाँ पे अगली रैंक जो है हमारी अवेंजर्स की रैंक है। अवेंजर की रैंक जो है वो 20% की रैंक है। उसके लिए आपको कम से कम 2 स्पाइडर चाहिए, और 2 स्पाइडर जो है वो आपके 2 डिफरेंट लेग से होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे जो बिजनेस का जो टारगेट है वो आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, वो 15 लाख का टोटल बिजनेस आपका होना चाहिए। और आपके नीचे 2 डिफरेंट लेग में 2 स्पाइडर्स चाहिए, आपका कमीशन बढ़ के हो जाएगा 20%। 20% का मतलब डायरेक्ट कमीशन आपका बढ़ के हो गया 20%, डायरेक्ट सेल्स जो भी आएंगी उससे 20% कमीशन आएगा। और आपके जो 2 लेग स्पाइडर हैं उनकी एंटायर टीम में अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन सेल होता है, 100वीं डेप्थ में हो भले ही, उससे भी आपको जो है वो 5% डिफरेंस कमीशन आना है। उसके अलावा हो सकता है कुछ और भी आपकी लेग्स हो जिनके अंदर कुछ लोग जो है वो हो सकता है स्पार्टन हो, तो उनके नीचे जो भी एंटायर डेप्थ तक जो है अनलिमिटेड डेप्थ तक जो भी फ्रैक्शन सेल होंगे उसका 10% आपको कमीशन आएगा। और कुछ लेग आपकी बिल्कुल न्यू हो सकती हैं जो अभी वैलिडेटर रैंक पे ही हैं, तो उनसे आपको जो है 15%, उनके नीचे जो भी सेल्स आएगी उससे 15% डिफरेंस कमीशन यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आपकी इनकम जो है बहुत बड़ी हो जाती है, और लाखों रुपए महीने की यहाँ पे इनकम आपकी जो हो जाती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे अगली जो रैंक है जिसमें आप चले जाते हैं कंपनी टर्नओवर रॉयल्टी के अंदर। हमारे ऊपर दो जो है वो क्लब हैं, और इन क्लब्स के अंदर जो है वो पहला क्लब आता है वॉरियर क्लब। वॉरियर क्लब के अंदर जो है वो आपको जाने के लिए आपके नीचे जो है 2 डिफरेंट लेग के अंदर 2 अवेंजर्स चाहिए, और टोटल बिजनेस यहाँ पे चाहिए आपको जो है वो 40 लाख का। और यहाँ पे ये अचीव करने के बाद में कंपनी का टर्नओवर जो है, कंपनी टर्नओवर के 1%
का एक क्लब बना हुआ है वॉरियर क्लब, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं और वॉरियर क्लब में जाने के बाद में आपको जो है वो कंपनी टर्नओवर में से जो है वो भी हिस्सा जो है मिलना शुरू हो जाता है, जो लगभग 40-50 हजार रुपए के आसपास से रहता है या उससे भी बड़ा वो हो सकता है। वो टर्नओवर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है आपको जो आपकी जितनी डिफरेंट लेग्स हैं उनसे जितना डिफरेंस कमीशन आ रहा है वो तो आपको अलग से आ ही रहा है। उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमारा जो रैंक है जो मैंने बताया कि लेजेंड क्लब वाला, लेजेंड क्लब जो है वो कंपनी टर्नओवर के अंदर जो है क्लब पार्टिसिपेशन हमारा हो जाता है, उसमें 2% का वो क्लब है, यानी कंपनी के टर्नओवर का 2% हिस्सा निकाला जाता है और सभी लेजेंड्स में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें 2 वॉरियर चाहिए और टोटल जो है वो 1 करोड़ का हमारा बिजनेस हो चुका होना चाहिए। एक्यूमुलेटिव बिजनेस है ये, पर मंथ का नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है बिजनेस जो है वो हो जाना चाहिए, तो हम जो है वो लेजेंड क्लब के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और कंपनी के 2 टर्नओवर के 2% के अंदर जो है हमें हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाएगी। और डिफरेंट लेग से हमारा जो डिफरेंट डिफरेंस है वो कमीशन भी हमें ऑलरेडी आ ही रहा होगा। हाँ, इनको मेंटेन करने के लिए जो है वॉरियर क्लब के लिए हर महीने आपका जो है कम से कम 5 लाख का बिजनेस आना चाहिए और लेजेंड क्लब के लिए आपका कम से कम जो है 15 लाख का बिजनेस जो है वो आना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है और इससे भी बहुत बड़ी अर्निंग ली जा सकती है। हमारे सामने बहुत एग्जांपल है जिन्हें जो है वो हमसे कुछ ही टाइम पहले शुरुआत की और 1-1 करोड़ रुपए महीने से ऊपर की अर्निंग ले चुके हैं। वो जो है उन लेजेंड्स को आप जो है वो मीटिंग्स के अंदर सुनते भी हैं। वन ऑफ द लेजेंड हमारे सीनियर जो है वो R K शेखावत सर, अजीत शर्मा सर, इस तरह के हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जो करोड़ों रुपए की अर्निंग यहाँ पे इसके फ्रेंचाइजी मॉडल से जो है वो भी ले चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है आप सभी लोगों को यहाँ पे वर्किंग के साथ साथ जो है कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देती है और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है वो एंजॉयमेंट भी मिलता है। जैसे पीछे कंपनी का जो है वो कॉइन फेस्ट एशिया के अंदर जो है कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, बाली इंडोनेशिया में लोगों को जाने का मौका मिला। अभी करंटली जो है 2-4 रोज पहले ही हम सभी लोग जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए हुए थे गोवा, और साथ में यानी कि इंटरटेनमेंट और साथ में जो है वो एजुकेशन दोनों का एक मिला जुला रूप जो है वो यहाँ इस तरह से मिलता है। इस तरह के टारगेट जो है और भी आते रहने हैं, उसके लिए आप जो है प्रयास करते रहिए। अभी एक करंटली भी चल रहा है इसी तरह का 3 लाख का जो है वो टारगेट करने पे इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। उसके लिए जो है वो 3 दिन बढ़ाए गए हैं, 23 तारीख तक का वो टारगेट जो है वो रखा गया है। आपका जो है 3 लाख का बिजनेस अगर हो जाता है तो आप भी उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास कीजिए। अगला जो है वो एक जो है वो खबर ये है कि अगला प्रोग्राम इस तरह का जो भी रहेगा उसके लिए जो टारगेट्स वगैरह रहेंगे वो आपको आने वाले टाइम में बता दिए जाएंगे और वो प्रोग्राम हो सकता है वियतनाम की धरती के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लगभग काफी सारी चीजें आज की डेट में डिस्कस की है और यहाँ पे आपके जो भी सवाल रहेंगे, टेक्निकल जो भी जानकारियां रहेंगी, अगला मेरा ट्यूसडे को जो है मॉर्निंग सेशन होने वाला है। तो उसके अंदर हम जो है काफी सारी इस प्रोग्राम की हमारी ब्लॉकचेन की टेक्निकलिटी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। जैसे काफी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लेयर 1 मीन सर और ये सारी जो है जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर मुझे देखने का मौका नहीं मिला, तो हम सभी चीजों के ऊपर जो है 1 बाय 1 जो है वो बात करेंगे। मैं नोट डाउन कर लूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। और थैंक यू। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो जो है आपको मेरी मीटिंग कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग ने नींद ही उड़ा दी, शानदार इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस। चलो थैंक यू ऑल। और आपके क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करके रखिए और हम ट्यूसडे को जी, जो है मॉर्निंग में जो टेक्निकल सेशन करेंगे उसमें हम जो है वो सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू पुनीत जी। थैंक यू मनीष जी, बहुत शानदार सेशन रहा। और साथियों, जैसा कि आज हमने ये जो इंफॉर्मेशन पाई, जानकारी पाई, ये बहुत ही यूनिक थी। और ऐसा कारवा बना रहे, बहुत आपका जो स्नेह मिला। और मनीष जी बने रहिएगा आप। कुछ समय लास्ट के जो 2 मिनट हैं आपस में डिस्कशन करते हैं। और जो चीज आपने बिल्कुल। इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवाई और जैसा आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया हमारी इंटायर कम्युनिटी के साथ, और सभी साथियों को एक बार मैं यहाँ से आग्रह करना चाहूंगा कि आज आपने जो सेशन सुना, ये आपको कैसा लगा। एक बार के लिए आप रिएक्शन और हैंड राइज करके उसमें आप बताएं कि आपको कैसा लगा। सभी साथी हैंड राइज करें, कम ऑन। और इसी के साथ बने रहिएगा मनीष जी। और
साथियों, जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया था, हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ये हमारे लिए एक प्रायोरिटी है साथियों, क्योंकि इस चीज का महत्व जो है वो हम आपसे एक बार कुछ समय के लिए डिस्कशन करेंगे। मनीष जी, इसमें मैं आपका भी बिल्कुल साथ बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। कि हमारे लिए किस कदर इस पे जरूरत भी है 1 मिनट इस। की बात मैं करना चाहूंगा पुनीत जी, जी जी। कि हम सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोग वैलिडेटर हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉइन कलेक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे लोग कॉइन का प्राइस जो है बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ही कुछ ना कुछ एफर्ट करना होगा। किसी कंपनी के हाथ में नहीं होता कि वो अपने कॉइन का प्राइस बढ़ा ले। बढ़ाने को तो फिर अगर कंपनी के हाथ में हो तो वो $100 $200 आज ही उसका प्राइस कर दे। प्राइस बढ़ाना जो है वो हमारे हाथ में है। ये आप देखें कि मैंने यहाँ पे ग्रॉक पे डाला हुआ भी है, क्या किसी ब्लॉकचेन के कॉइन्स का प्राइस बढ़ने में सोशल मीडिया प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस है? तो इसने क्या लिखा है देखो, आप सभी लोगों के सामने देखें यहाँ पे कि इसके अंदर इसने क्या दिया है। 1 मिनट, कि इसके अंदर इसने क्या चीज देखो। हाँ, सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो किसी ब्लॉकचेन का जो है वो प्राइस बढ़ाने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास करके आज के क्रिप्टो मार्केट के अंदर। यानी कि आपका जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग सभी के पास में सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो सब, हर लिंक जो है वो ग्रुपों में डेली प्रोवाइड होते हैं, हमारी जूम मीटिंग के अंदर भी डेली प्रोवाइड होते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी कॉइन का जो है वो प्राइस बढ़े, हमारी, तो ब्लॉकचेन की प्रेजेंस जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ना जो जरूरी है, सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी बढ़ना जरूरी है। आप देखें कि हम आज की डेट में 60,000 से ज्यादा जो है वो वैलिडेटर फ्रैक्शन होल्डर्स हैं, 2.5 लाख से ज्यादा हमारी वैसे कम्युनिटी है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है उसके मुकाबले काफी कम है। और ये चीजें जो है वो मायने रखती हैं, क्योंकि जब भी हमारी टीम के जो सीएमओ जैसे हैं आशीष जैन सर, वो जब किसी टाइप के लिए किसी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी के पास में टाइप के लिए जाते हैं, तब वो क्या, उनके पास में रिपोर्ट कार्ड क्या देखते हैं वो लोग, वो रिपोर्ट कार्ड यही देखते हैं कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी है। तो यहाँ पे जो जितने भी सोशल मीडिया हमारे पेजेस हैं, फेस है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, हमारा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, उनके आप जाएं और उनको लें और जरूरी से फॉलो करें। अभी देखें यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का जो फेसबुक पेज है 2.6 के, यानी कि मात्र लगभग जो है कितने 2600 फॉलोवर्स ही हैं। और इसी तरीके जो आप किस बारे मनीष जी, आपका आचार जो आवाज ब्रेक हो रहा करते हैं, अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे कॉइन्स बढ़े, हमारी ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी बढ़े, हमारी जो है वो प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड बढ़े, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो फॉलो करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे। है। जी जी। तो ठीक है पुनीत जी। जी 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 मनीष जी, बीच में थोड़ा आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा था। तो साथियों, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जैसा कि सभी साथी चाहते हैं कि आज हमारे एमएसटीसी कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़े, वो आगे बढ़े और ब्लॉकचेन और ज्यादा सुदृढ़ हो, तो उसका एक और मात्र एक ही तरीका है साथियों, वो है इस सोशल मीडिया पे हमारी सुदृढ़ता, हमारी पकड़। यहाँ पे हमारा जो फॉलोवर जितने ज्यादा होंगे, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पहचान बनेगी। और इसी यही एक वो फॉर्मूला है जिससे हम यहाँ पे इस लेवल पे अपनी पकड़ बना सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो सबसे पहला हमारा सभी वैलिडेटर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अ, हमारे स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनका बेसिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको हम लाइक करें, और ये ड्यूटी हम अवश्य निभाएंगे साथियों। सभी को जागृत करें और सभी इस पे अपना फॉलोवर्स बढ़ाएं। तो साथियों, मिलते हैं मॉर्निंग सेशन सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं इस जूम सेशन को यहीं विराम देता हूं। मैं आप सभी का दोस्त, आपका साथी पुनीत शर्मा फ्रॉम हनुमानगढ़, राजस्थान, इस जूम सेशन को यहाँ पे विराम की घोषणा करता हूं। जय हिंद।